आजमगढ़ इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें से हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और पिछले लेक्चर में हमने बात किया था विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियों में। हमने बात किया था मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता तथा मोल प्रभाज। अब हम आगे चलते हैं और अन्य जो विधियां हैं जिसके द्वारा हम विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके आगे बात करेंगे। तो हमने कल ही बात किया था कि प्रदर्शित करने की कई विधियां हैं जिनमें से हमने 4 कंप्लीट कर लिया था। अब 5 में आते हैं। प्रतिशतता के पदों में। तो प्रतिशतता के पदों में अगर हम बात करते हैं तो कई प्रकार इसमें भी हैं प्रतिशतता के पदों में, जिसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। इसमें क्या कहता है, बोलते हैं कि विलयन का भार होना चाहिए। जब भी मापेंगे क्या मापेंगे, विलयन का भार। यहाँ पर विलायक का भी भार मापना पड़ता है हमको। इसमें बोलेंगे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में प्रतिशत मात्रा के क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। चलिए, अच्छा क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं मास प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा। किसमें होनी चाहिए, ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, ये भी ग्राम में, गुणे 100। एक हो गया। दूसरा आपका आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। इसमें क्या करते हैं, कुछ करना नहीं है, वही बात कहनी है इसमें भी कि 100 ml, यहाँ पे ग्राम था, यहाँ पे ml हो जाएगा, विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में प्रतिशत मात्रा द्रव्यमान सांद्रता कहलाती है। जैसे इसका क्या हो जाएगा, मास वॉल्यूम प्रतिशत मात्रा बराबर विलेय की मात्रा किसमें होगी, ग्राम में बटे विलयन का आयतन। यहाँ पर विलयन का आयतन हो जाएगा, किसमें होगा, ml में, गुणे 100। फिर तीसरा है हमारा आयतन
प्रतिशत सांद्रता। यहां पर भी हो जाएगा 100 ml बिलियन में, क्या 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा या आयतन, ये क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। इसमें क्या हो जाएगा? वॉल्यूम प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का आयतन ml में बटे विलेय का आयतन ml में गुणे 100। इस तरीके से हमने देखा प्रतिशतता के पदों में कैसे सॉल्यूशन को की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। क्या द्रव्यमान सांद्रता, तो इसमें विलेय का भी भार होना चाहिए और विलायक का भी भार होना चाहिए, मतलब विलयन का भार और विलेय का भार। इसमें विलयन का आयतन होना चाहिए और विलेय का भार होना चाहिए। इसमें दोनों का आयतन होना चाहिए। अब हम लास्ट बात करते हैं सांद्रता के पदों में पीपीएम सांद्रता। पीपीएम के पदों में, पीपीएम के पदों में मतलब पार्टिकल पर मिलियन। एक मिलियन में कितने पार्टिकल विलेय के हैं, मतलब एक मिलियन विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या अगर व्यक्त किया जाए तो बहुत बड़े आयतन को प्रदर्शित करना होता है, तो जाके इस सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। तो पार्टिकल पर मिलियन मतलब 1 मिलियन आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, उसकी पीपीएम सांद्रता कहलाती है। इसको कैसे करेंगे? तो पीपीएम बराबर विलेय की मात्रा, इसमें होगी ग्राम में बटे विलायक की मात्रा, किसमें हो? ग्राम में गुणे 10 की पावर 6। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, विलायक नहीं रहेगा, बिलियन रहेगा, बिलियन। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, अच्छा, अब हम इससे आगे बात करते हैं कि का विलियन रिलेशन में अगला टॉपिक है अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। अणु संख्य गुणधर्म, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसमें क्या बोलते हैं? अणु संख्य गुणधर्म के नाम से जानते हैं। तो कौन से अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं? हम बोलेंगे कि विलयन के वे गुण जो अवाष्पशील विलेय पदार्थों के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं या वाष्पशील विलेय पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। क्या? विलयन के वे गुण, वे भौतिक गुण जो अवाष्पशील अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं,
क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत कई गुण आते हैं, भौतिक गुण। इस पर हमको एक एक करके चर्चा करनी पड़ेगी, कौन कौन से गुण आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं परासरण दाब, दूसरा है वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में उन्नयन, क्वथनांक क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। ये सब गुण आते हैं इसमें। क्या, परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। अब एक एक करके इस पे हमको चर्चा करनी है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि मोलरता, मोललता, मोल प्रभार, ये सब क्या विलेय पदार्थों के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, इनके आवासीय अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आते हैं? तो बोलेंगे नहीं। मोलरता, मोललता, मोल प्रभार, ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये सारे रिलेशन हमारे आते हैं। तो हम बात करते हैं एक एक पे। तो आज हम लोग बात करेंगे इस पर, परासरण दाब पर। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है इसी पे रहेगा, परासरण दाब होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं परासरण दाब। परासरण दाब को शुरू करने से पहले हमें कुछ और जानना पड़ेगा कि आखिर परासरण है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा परासरण, अंग्रेजी इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या होता है परासरण? तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कणु, क्या, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण के नाम से जानते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परासरण के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आपने देखा भी होगा, चने को हम अगर रात में भिगो देते हैं तो उसमें सुबह तक चना फूल आता है, क्योंकि पानी अंदर चला जाता है। वो क्या हो रही है, परासरण प्रक्रिया हो रही है। तो उसमें होता क्या है, परासरण प्रक्रिया के कुछ अनिवार्य कुछ फैक्टर होते हैं, जब तक वो नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। तो परासरण प्रक्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अति आवश्यक है। तो हम इसको पूरी परिभाषा से बोले तो वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परासरण के नाम से जानते हैं। तो लिख लेते हैं इसको, क्या, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं,
क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। परासरण कहलाती है। तो हमने जाना कि परासरण प्रक्रिया और प्रक्रिया इसमें अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है। एक परासरण प्रक्रिया होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की परासरण प्रक्रिया होती है। एक होता है अंतः परासरण, दूसरा होता है बाह्य परासरण। अंतः परासरण, दूसरा होता है बाह्य परासरण। अंतः परासरण को हम इंडो ऑस्मोसिस, इसको एक्सोऑस्मोसिस। चलिए, अच्छा, इसमें क्या होता है इंडो ऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस? हम एक उदाहरण ले लेते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हम लोग चने का प्रयोग सब लोग करते हैं। तो चने को जब पानी में भिगोते हैं तो पहले चना झुर्रीदार होता है, समथिंग ऐसा, लेकिन आफ्टर सम टाइम चना अच्छा खासा फूलकर बड़ा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि चने का जो ऊपरी कवर है वह अर्धपारगम झिल्ली का काम कर रहा है और पानी विलायक है। तो पानी जो होगा पानी जो है इसकी सांद्रता कम है और चने के अंदर सांद्रता ज्यादा है। तो पानी के कण चने के अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब विलायक के कण कोशिका के अंदर प्रविष्ट करते हो तो इस प्रकार की परासरण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतः परासरण के नाम से जानते। जब विलायक के कण कोशिका के अंदर प्रवेश करें इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतः परासरण के नाम से जानते हैं। मतलब परासरण प्रक्रिया कहाँ हो रही है? अंदर हो रही हो, अंदर की तरफ हो रही हो, विलायक के कण अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हो। वहीं अगर हमने कह दिया कि मान लेते हैं कि अंगूर ले लिया और ये अंगूर समथिंग ऐसा है, लेकिन अगर इसको हम गाढ़े चीनी के घोल में डुबो देते हैं तो कुछ समय बाद यही अंगूर सिकुड़ जाता है। ऐसा हो जाएगा गाढ़े चीनी के घोल में। होता क्या है कि चीनी का घोल जब गाढ़ा रहेगा तो इसका घोल इसकी तुलना में फीका पड़ जाएगा। तो यहाँ से जो द्रव होगा वो बाहर निकल जाता है, सिकुड़ जाता है। तो क्या हुआ? द्रव कोशिका से बाहर निकल रहे हैं। तो इस प्रकार के परासरण क्या बोलते हैं? बाह्य परासरण। क्या? जब विलायक के कण कोशिका से बाहर की ओर गति करते हैं जिसे हम बाह्य परासरण कहते हैं। वहीं जब विलायक कण कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं जिसे क्या बोलते हैं? अंतः परासरण के नाम से जानते हैं। जैसे ठंडियों में अगर हम नहाते हैं या कपड़े वगैरह धोते हैं, कभी खेत में पानी वगैरह भरने चले जाते हैं तो हमारे हाथ की जो स्किन है सिकुड़ जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारे हाथ से जो द्रव है वो बाहर निकल आता है ठंडी के समय में। तो यहाँ पर भी प्रक्रिया जो हो रही है वो बाह्य परासरण हो रही है। ठीक है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे कभी कभी होता है गला जब हमारा बैठ जाता है तो हम लोग नमक और पानी का गरारा करते हैं। उसमें क्या होता है जो हमारा टॉन्सिल है, टॉन्सिल की जो कोशिकाएं हैं, टॉन्सिल में जो फाइबर कोशिकाएं पाई इस तरह से जब वायु जाती है वाइब्रेशन करता है, इससे वाइब्रेशन का हमारी आवाज निकलती है। लेकिन जब कभी भी चोट किसी क्षति के कारण इन कोशिकाएं जो होती है, जो नली होती है, मोटी हो जाती है, इसके कारण इसमें वाइब्रेशन नहीं हो पाता है तो हमारा गला बैठ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? नमक और पानी का गरारा करते हैं। इसमें क्या होता है? नमक पानी का गरारा करने से उसकी सांद्रता ज्यादा होगी और ये जो कोशिकाएं फूली हुई होती है इसमें जल की मात्रा होती है और उधर सांद्रता ज्यादा होने के कारण यहाँ से जल की मात्रा निकल कर चली जाती है और गरारा करने से हम बाहर पानी निकालते हैं तो ये कोशिका, ये जो नली है ये सिकुड़ जाती है। जब ये नली सिकुड़ जाती है तो पुनः या पहले की भांति काम करना शुरू कर देती है, जिस कारण जो हमारा गला बैठा होता है वो ठीक हो जाता है। तो ये हमारा अंतः परासरण बाह्य परासरण हो गया। हमने देखा क्या?
और उष्ण गुणधर्म में हमको परासरण दाब अध्ययन करना था, लेकिन उससे पहले हमको क्या जानना जरूरी है, परासरण जानना था। तो हमने देखा कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें अर्ध विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। इस प्रकार के प्रक्रिया को हम परासरण के नाम से जानते हैं। परासरण प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, अंतःपरासरण तथा बाह्य परासरण। हमने अंतःपरासरण देखा कि जब विलायक के कण अंत कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रकार के परासरण को अंतःपरासरण, वहीं कोशिका से बाहर जब विलायक के कण प्रवेश करते हो तो उसे क्या निकलते हो तो उसे हम बाह्य परासरण के नाम से जानते हैं। अब इससे आगे हम बात करते हैं परासरण दाब के बारे में कि क्या होता है परासरण दाब। चलिए अच्छा देखते हैं। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यदि परासरण प्रक्रिया हो क्यों रही है, परासरण प्रक्रिया हो क्यों रही है। अगर ये जान लेते तो हमको परासरण दाब अपने आप समझ में जाएगा। होता क्या है कि हमने कहा कि परासरण प्रक्रिया के लिए हमको दो विलयन हमारे पास होने चाहिए और दोनों को पृथक करने के लिए बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली होना चाहिए। अगर अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है तो परासरण हो ही नहीं सकता। मतलब परासरण प्रक्रिया के अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना आवश्यक है। तो ये क्या होता है कि एक विलयन की सांद्रता ज्यादा है वहीं दूसरे विलयन की सांद्रता कम। तो होगा क्या कि एक विलयन की इस विलयन की सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता ज्यादा है, तो बीच में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया तो ए विलयन ऐसे बैठे नहीं रहेगा। ये चाहता है कि इसके बगल में जो विलयन है इसकी भी सांद्रता मेरी सांद्रता के बराबर हो जाए, अर्थात दोनों की सांद्रता को बराबर करना है। दोनों की सांद्रता को बराबर करना है तो क्या होगा, विलय के कण गति नहीं कर सकते। गति कौन कर सकता है, विलायक के कण गति कर सकते। क्यों, क्योंकि विलायक के कणों का आकार छोटा होता है, विलय के कणों का आकार बड़ा होता है। तो अब क्या हुआ, विलायक के कण ही गति कर सकते हैं। तो अगर यहां से विलायक के कण निकल के इधर आएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब बराबर होना नहीं, बराबर करना है। तो बराबर होने के लिए विलायक का कण इधर से इधर प्रवेश करता है। यही परासरण प्रक्रिया। लेकिन कब तक प्रवेश करता जाएगा, जब तक दोनों की सांद्रता लगभग समान नहीं हो जाती है। अर्थात जब विलायक का कण इसके अंदर प्रवेश करता है तो यहां से कोई ना कोई एक दाब लगता होगा जो कहता होगा कि इधर प्रवेश नहीं करना है। लेकिन यह तब तक जाएगा जब तक दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो। तो ये जो दाब लग रहा है, जो इसको रोक रहा है प्रवेश को, वही दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। हम साफ शब्दों में बोले तो बोलेंगे कि किसी विलयन का वह न्यूनतम दाब जो परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए सक्षम होता है वो क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि दो विलयन किसी विलयन पर लगने वाला वह बाह्यतम दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक तो है लेकिन परासरण प्रक्रिया को होने से रोकता हो, उसे क्या बोलते हैं, ऐसे न्यूनतम दाब को हम परासरण दाब के नाम से जानते हैं। एक लाइन में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, वह न्यूनतम दाब जो परासरण प्रक्रिया को रोकने हेतु आवश्यक होता है
क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, परासरण दाब एक बाह्य दाब है जो कि परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, तो परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण दाब के आधार पर हम बात करेंगे विलयन कितने प्रकार के हैं। अति परासरी विलयन, तो अल्प परासरी विलयन, सम परासरी विलयन। लेकिन परासरण दाब के आधार पर हमने बात किया ना, अणुसंख्य गुणधर्म है, तो अणुसंख्य गुणधर्म के पर अध्ययन किया था वान हाफ ने, और उन्होंने अपना एक नियम दिया था, उस पे हमको चर्चा करनी है, और इस पे आपके न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं क्या, परासरण दाब पर। तो परासरण दाब के लिए परासरण दाब के नियम पे हम चर्चा करते हैं। हमने देखा क्या था परासरण दाब, वह न्यूनतम दाब जो परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या बोलते हैं, परासरण दाब के नाम से जानते हैं। और परासरण दाब के नियम, तो तनु विलयन पर वान हाफ ने अपना अध्ययन किया, और अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने नियम दिए। यह नियम देने के बाद इन्हें सन 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो परासरण दाब के नियम कौन कौन से हैं, तो हम इस नियम को अब हम सीधे बोले तो वान हाफ ने कुछ नया नहीं दिया था। उन्होंने क्या किया, हमने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा है, आदर्श गैस के जो समीकरण के जो नियम थे, उन्हीं नियमों को उन्होंने विलयन में लगाया। जैसे हमने पढ़ा था आदर्श गैस समीकरण में, हमने उससे पहले पढ़ा था चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, बायल नियम, चार्ल्स, वही बात इन्होंने यहां पर लगाई। इसमें क्या बोला इन्होंने, बायल के नियम को बोला गया वांट ऑफ बायल नियम। वांट ऑफ बायल नियम। बायल नियम क्या है, तो हम लोग जानते थे, गैस वाला अगर आपको याद है बायल, तो उसमें बोला गया था स्थिर ताप, उसमें बोला गया था क्या, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात हम लोग जानते थे गैस में। वही बात यहां पे कहा, इन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या वान था बायल नियम में स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल टू C। P प्रोपोर्शनल टू C। अगर हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाना चाहें तो P इंटू K इंटू C, P बराबर K इंटू C। ठीक है, या P अपान C बराबर कांस्टेंट। ये हमारा नियम हुआ किसका, वान हाफ बायल नियम। ठीक है, दूसरा नियम इनका था वान हाफ चार्ल्स नियम। यहां पे क्या था, स्थिर आयतन स्थिर
किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। क्या पॉइंट ऑफ चार्ल्स नियम में है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। अर्थात लिख देते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर था, उसके परम ताप क्या होना चाहिए, गलती हो रही है, परम ताप के, अर्थात P proportional to T at constant concentration, अर्थात P upon K into T या P upon T बराबर कांस्टेंट। तो इस तरह से इनके दो नियम आए। अब दोनों नियम को हम एक साथ मिलाएं, बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे हम बात करते हैं। तो वान हाफ के दो नियम, वान हाफ बायल समीकरण एंड वान हाफ चार्ल्स समीकरण, इसके आधार पर उन्होंने दोनों नियमों को मिलाकर बताया क्या, जिसको हम लोग पढ़ते हैं वान हाफ विलियन समीकरण। वान हाफ विलियन समीकरण। तो हमने क्या कहा, बायल के नियम के अनुसार क्या था, P proportional to C at constant temperature। दूसरा हमारा था P proportional to T at constant concentration। अब दोनों की एक साथ कर देते हैं तो जाएगा P proportional to C into T। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को यहां से हटा दिया जाएगा तो P बराबर CST आता है। यस क्या है, सर्वात्रिक विलयन स्थिरांक माना गया, तो P बराबर CST, यही आपका है वान हाफ विलयन समीकरण। अब इसको हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। C क्या है यहाँ पर सांद्रता, जहां लिख लेते हैं P परासरण दाब है, C सांद्रता है विलयन की, यस विलयन स्थिरांक है, इसका मात्रा तो बता दिया जाएगा। T क्या है, परम ताप। अब C के लिए हम जानते हैं कि परिवर्तन हो सकता है, C मतलब सांद्रता, तो एकांक आयतन उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। विलेय के मोलों की मात्रा अगर करना चाहें तो मोलों की मात्रा जो हो जाएगा, इसको क्या हम बोल सकते हैं, एक मोल के लिए, n मोल के लिए, n मोल के लिए हम करना चाहें तो P बराबर हो जाएगा n अपान V यस टी, n अपान V यस टी। अब ये क्या है, n मोल है, V आयतन है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, n को हम जानते हैं, एक समीकरण तो हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। दूसरा हम जानते हैं n बराबर पदार्थ की मात्रा बटे उसका अणुभार, ये भी हम जानते हैं, तो इसको भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा P बराबर W S T अपान M इंटू V, ये भी हमारा एक समीकरण हो गया। अब क्या हो गया, अब एक समीकरण और हो सकता है, द्रव्यमान बटे आयतन को हम बोलते हैं घनत्व, तो एक समीकरण हमारा और हो सकता है
P बराबर डी एस टी अपान एम। इतने सारे समीकरण हमको प्राप्त होते हैं। इस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। तो इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा भी सकते थे हम, इसको भी यहाँ पर तय हो सकता था। पीवी बराबर एन एस टी। कई पक्षांतर करके हम सवाल लगा सकते हैं, अपनी मर्जी की बात हो। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसा हम करते रहेंगे। अब तो यस के मात्रक की बात, यस का मान बात कर लेते हैं। तो यस का मान होता है 0.0821। दूसरा है 8.314। 8.314। इसका मात्रक है वायुमंडल। क्या? जब दाब का मात्रक किसमें हो? वायुमंडल में हो। ठीक हो गया। आयतन इसमें हो? लीटर में। वायुमंडल लीटर। प्रति केल्विन प्रति मोल। अगर यही 8.314 गुणे 7 हो जाए तो यहाँ पर अर्ग में मात्रक हो, और वही इतना रहते क्या हो जाएगा? जूल में मात्रक रहेगा। अब ये तो हमारा यस का मान हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो इस आधार पर विलयन है, देख लेते हैं कौन कौन। सम परासरी विलयन। सम परासरी विलयन। सम परासरी विलयन का मतलब क्या होता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, इनका परासरण दाब क्या हो? समान। तो ऐसे विलयन जो समान ताप पर, ऐसे दो भिन्न विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब प्रदर्शित करते हो, उसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? समपरासरी विलयन। तो दो ऐसे विलयन जो समान, दो या दो से अधिक ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब प्रदर्शित करते हैं, क्या कहते हैं? समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है। तो ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है उसे क्या बोलते हैं? समपरासरी विलयन के नाम से जानते हैं। और एक बात और कि ऐसे विलयन में परासरण प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कि दोनों विलयनों का जब परासरण दाब समान होगा तो ना तो इधर का इधर जाएगा ना तो इधर का इधर, कहीं पर भी परासरण प्रक्रिया संभव नहीं होती। तो अर्थात हम बोल सकते हैं इसको कि ऐसे विलयन में परासरण प्रक्रिया नहीं होती एक बात हो गया। अब इसके लिए अगर हम बात करें हमारे पास सूत्र है P बराबर CST। ये सूत्र है। अगर P1 कंडीशन पर P1 C1 T1 हो
P2 कंडीशन पर C2 यस T2 हो। हमने कहा कि T1 T2 का मान यदि बराबर हो तो P1 बराबर P2 भी होगा। इसका मतलब तब C1 बराबर C, क्योंकि यह स्थिरांक है तो C1 बराबर C2 भी हो जाएगा। अर्थात हम बोल सकते हैं इसको N1 V1 बराबर N2 V2 होगा। ये है समपराश्रयी विलयन, मतलब इनमें सब कुछ समान होता है। ऐसे विलयन को क्या होता है? समपराश्रयी विलयन। अब बात करते हैं समदाबी विलयन। क्या बात करेंगे? समदाबी विलयन। इसका एक स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ना हुआ हो तो आप ले लीजिए। अब बात करते हैं आइसोहाइड्रिक विलयन। आइसोहाइड्रिक विलयन। आइसोहाइड्रिक विलयन में क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ऐसे दो विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान समान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोहाइड्रिक विलयन के नाम से जानते हैं। ऐसे विलयन जिनमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान समान होता है, क्या कहते हैं? आइसोहाइड्रिक विलयन कहलाते हैं। अब हम छोटा सा टॉपिक और बाकी रह जा रहा है आपका परासरण पर। अति परासरी विलयन तथा अल्प परासरी विलयन। अति परासरी, अल्प परासरी विलयन। तो अति परासरी का मतलब हो जाएगा, आपको सब पहले से पता है, अति मतलब होता है अत्यधिक हो जाना। तो ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब अधिक होता है, अति परासरी विलयन। और ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब कम होता है, उसे क्या बोलते हैं? अल्प परासरी विलयन। लेकिन यहाँ पर परासरण दाब से पहले हम और बात करते हैं, तो ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, मतलब विलयन की सांद्रता जिसकी अधिक होती है, वो अति परासरी विलयन। और जिसमें विलयन की सांद्रता कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? अल्प परासरी विलयन के नाम से जानते हैं। तो क्या बोलेंगे? ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन कहलाते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? इसी को उल्टा, इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? अल्प परासरी विलयन कहलाते हैं। तो अब क्या हुआ कि अगर अपने पास दोनों के एक साथ रख दिया जाए, अल्प परासरी और अति परासरी के लिए, तो देखिए हुआ क्या? अल्प परासरी में विलेय पदार्थ की मात्रा कम है और अति में अधिक है,
और हमने परासरण दाब को देखा जाना क्या है कि दोनों तरफ सांद्रता अधिक होनी, दोनों तरफ सांद्रता बराबर होनी चाहिए। इसकी सांद्रता अधिक है और इसकी सांद्रता कम है, तो क्या होता है परासरण प्रक्रिया में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेगा। अगर हम इसको हम बोले कि हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक मतलब अल्प परासरी, और ये हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक मतलब अति परासरी, तो विलायक के कण सदैव हाइपो से हाइपर की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि विलायक के कण अल्प परासरी से अति परासरी की ओर गति करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास था, हमने देखा कि आनुषंगिक गुणधर्म क्या होता है। इस पे हमने आपको सबसे पहला आनुषंगिक गुणधर्म बताया परासरण दाब। परासरण दाब पे हमने चर्चा किया क्या परासरण क्या होता है, परासरण के प्रकार क्या होते हैं, फिर परासरण दाब होता क्या है, फिर हमने परासरण दाब के नियम पे चर्चा किया, और फिर परासरण दाब के आधार पर विलयन के जो अलग अलग प्रकार थे, इस पर आपका एक एक नंबर का कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।